नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप? मज़े में हैं? ठीक है। देखिए, पिछली तासिका में हमने हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित बस की यात्रा ये पाठ देखना आरंभ किया था। लेखक और उनके मित्रों को पन्ना पहुंचना था और बड़ी मुश्किल से उन्हें एक साधन मिला जाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि उस साधन से हम जाएंगे, लेकिन वो जो साधन था, बस थी, उसकी हालत देखकर कुछ समझदार व्यक्तियों ने उन्हें बताया कि इस बस से प्रवास करना, सैर करना अच्छी बात नहीं है। तो लेखक के मन में कई तरह के सवाल आने लगे, क्यों इस बस से जाना ठीक नहीं है। तो जब लेखक ने इस बस को देखा, तब उनके मन में तरह तरह के सवाल आए। पहले तो उनके मन में ऐसे भाव आए कि ये जो बस है, आपको उसका चित्र दिखाता हूं मैं। ये बस वयोवृद्ध हो गई है और यह बस श्रद्धा की पात्र है कि नहीं। जिस प्रकार हम बूढ़े बुजुर्ग लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसी प्रकार ये बस भी क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है और उसके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा के भाव उमड़ आए, क्योंकि ये बस काफी वयोवृद्ध हो गई थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए ये बस थी और लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करते होंगे, ऐसा लेखक को लगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। और बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, उन्होंने भी ये बताया कि बस अच्छी है, आप इससे प्रवास कर सकते हैं। वो बोले ये बस चलती है और अच्छी तरह से चलती है। लेकिन लेखक के मन में ये विचार आया कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये बस कैसे चलती है कि नहीं। तो बस कंपनी के हिस्सेदार उन्हें बताते हैं कि आप इस बस से अवश्य प्रवास कीजिए, आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। और आगे देखेंगे हम कि गजब हो गया। यहां तक आए थे हम कल पिछली तासिका में। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये कल की पिछली तासिका में हमने देखा था यहाँ तक। लेकिन फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि इन 5 जनों में से एक डॉक्टर मित्र था, जिसने कहा कि आप डरिए मत, हम इसी बस से जाएंगे, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा ये विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह ये बस क्या करेगी, प्यार से गोद में लेकर जाएगी। फिर आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए, लेखक और उनके मित्रों को विदा करने के लिए जो लोग आए थे, लेखक क्या कह रहे उनके बारे में कि वो हमें इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा वो हमें दे रहे हैं। ऐसे वो हमें क्या कर रहे थे, देख रहे थे। और उनकी आंखों से, उनकी हलचलों से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो हमें कह रहे हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। जिस प्रकार हम किसी को अंत यात्रा में विदाई देने के लिए जाते हैं, है कि नहीं, उसी प्रकार लोगों के चेहरे पर, लोगों की आंखों में लेखक ने इस तरह के भाव देखे कि जैसे ये अंतिम विदाई हमें देने के लिए आए हैं। और मानो वो कह रहे हैं जो आया है वो जाने वाला है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई हो, एक न एक वो जाने वाला है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए।
यानी यहां से जाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक कारण चाहिए, निमित्त चाहिए। आगे देखेंगे हम। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। गाड़ी काफी पुरानी थी, काफी उम्र हो गई थी उसकी, काफी वयोवृद्ध थी वो बस। और लेखक कह रहे हैं कि सचमुच इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा शुरू हो गया, ऐसा स्टार्ट हो गया जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जब इंजन स्टार्ट हुआ तो सारी बस ऐसी हिलने लगी और लेखक को लगा कि जैसे हम भी कौन है, एक प्रकार से इंजन है और हम क्या कर रहे हैं? कांच, हम इंजन जैसे हम क्या कर रहे हैं? उनसे हमें बचना था। किससे बचना था लेखक को? कांच से, क्योंकि कांच भी कम बचे हुए थे और क्या मालूम कौन सी कांच कब टूट जाए, गिर जाए, है कि नहीं? तो कांच से भी लेखक को बचना था, उनके मित्रों को बचना था। लेखक और उनके मित्र फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही क्या है? इंजन है। तो गाड़ी की आवाज इतनी थी, इंजन की आवाज इतनी थी कि लेखक और उनके मित्रों को ऐसा लग रहा था कि हम इंजन की सीट के नीचे ही हमारा क्या है? इंजन है। हम इंजन के ऊपर ही बैठे हैं, है कि नहीं? इंजन की बहुत आवाज होती है, झंझनाहट होती है और जिसके कारण हमें काफी परेशानी भी होती है। तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो इंजन था, हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे ही ये इंजन है, इतना वो आवाज कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो लेखक बता रहे कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें ऐसा लगा कि जब गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे, उस समय ये बस कैसी रही होगी? जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। जिस प्रकार गांधी जी ने आंदोलन किया था असहयोग का, कि हमें अंग्रेजों को कोई भी सहयोग नहीं करना है, उसी प्रकार गाड़ी के जो पार्ट्स है वो एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी एक दूसरे के आदेशों का उल्लंघन, एक दूसरे के आदेशों को न मानना, है कि नहीं? किसी की सहायता न करना। तो इस प्रकार गाड़ी के जो पार्ट्स है वो एक तरह से उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था, वो एक दूसरे को सहायता नहीं कर रहे थे। चलो आगे देखते हैं। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखो हंसी आती है, पढ़ते समय ही इतनी हंसी आती है। तो देखिए ये लेखक बता रहे हैं, जिस प्रकार गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरह ये बस के जो पार्ट्स है वो एक दूसरे से सहायता नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत से पार्ट जो थे वो टूटे फूटे थे और वो अवज्ञा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो पालन नहीं कर रहे थे, नियमों का कहना मान नहीं रहे थे। लेखक ये भी कह रहे हैं कि कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। सीट बॉडी को छोड़कर कहाँ गई है? आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है।
8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव हमारे क्या हो गए, मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखो कितनी बड़ी उलझने लेखक के मन में आने लगी, होने लगी कि लेखक बता रहे हैं कभी ऐसा लगता कि सीट क्या करेगी, सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। और जब हम 10 मील दूर चले गए तो हमारे मन में जो प्रश्न थे वो सारे मिट गए। क्यों मिट गए? कि हमें तब ये समझ में आ गया कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो ऐसे हालात निर्माण हो गए थे। लेखक यही नहीं समझ पा रहे थे कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखिए आगे क्या होता है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेकिन देखो एकाएक बस रुक जाती है और इसका कारण पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और जिसके कारण बस रुक गई है। ड्राइवर क्या करता है, फिर ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख देता है और नली डालकर इंजन में भेजने लगता है। और लेखक ये उम्मीद कर रहे थे, ये आशा कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी का जो हिस्सेदार है वो इंजन को बाहर निकालेगा, उसे अपने गोद में लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है कि नहीं। हाँ, माँ अपने बच्चे के मुंह में जो दूध की शीशी लगाती है, उसी प्रकार ये बस का हिस्सेदार जो है, बस कंपनी का हिस्सेदार, वो ऐसी हरकत करेगा, ऐसा लेखक को लगता है। चलिए आगे चलते हैं। बस की रफ्तार अब बस 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर भी पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो देखो, जब लेखक बस से सैर कर रहे थे, बस की यात्रा कर रहे थे, आप वो बस में बैठे हैं, बस अचानक बंद हो जाती है। तो जब उस गाड़ी के हिस्सेदार, बस गाड़ी के हिस्सेदार उसे चालू करवाते हैं ड्राइवर से, तब लेखक के मन में काफी भय संचारित हो जाता है। लेखक कह रहे हैं कि बस की रफ्तार अब बस 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल भी हो सकता था, स्टीयरिंग टूट भी सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। यानी इन हालातों में जब लेखक की नजर बाहर गई तो उन्होंने बताया कि प्रकृति के दृश्य जो थे काफी आकर्षित करने वाले थे, लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों दुश्मन समझ रहे थे? जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। देखो कैसा लगता कि शायद इस पेड़ से बस टकरा सकती है, शायद उस पेड़ से बस टकरा सकती है। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो तरह तरह के भय विचार लेखक के मन में आने लगे। तो बाकी का भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।